हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब सीरीज ऑन फाइनेंशियल प्लानिंग। लास्ट हमने देखा था कि फाइनेंशियल प्लानिंग इन योर 20s आप कैसे शुरू कर सकते हैं, और मैंने बहुत बार रीट्रेट किया था कि 20s इज द बेस्ट एज टू स्टार्ट योर फाइनेंशियल प्लानिंग। सो अगर आप 30s में हो और आपको लग रहा है कि आपने कुछ मिस आउट कर दिया है, तो नहीं, आपने कोई मिस आउट नहीं किया है। 20s के फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की लर्निंग्स या मिस्टेक्स आप 30s में रेक्टिफाई कर सकते हो या उसे और ग्रो कर सकते हो। तो हमेशा मेरे वीडियोस में मैं स्टार्ट करता हूं कि डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए। तो पहला डूज ये है कि अपने आप को जाके आप इंश्योर्ड कीजिए, क्योंकि 30s में आने के बाद बहुत सारे लोगों की शादी हो जाती है, उनकी फैमिली ग्रो होती है, चिल्ड्रंस होते हैं, पेरेंट्स सीनियर सिटीजन होते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो और अपने आप को जाके इंश्योर्ड करो। अगेन सिंपल है, आपको एक टर्म लाइफ लेना है, आप 1 करोड़ का भी टर्म लाइफ ले सकते हैं, लेस देन 10,000 रुपीज अ ईयर। सो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर फाइनेंशियल प्लानिंग इन 30s इज इंश्योर्ड योर सेल्फ। सेकेंड, हेल्थ इज वेल्थ। ये मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि अपने दिमाग में बैठा लेना। तो अगर आप अपने 30s में हो और आपने फैमिली मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं लिया है, तो प्लीज अपने पूरे फैमिली को इंश्योर कर दो। खास करके अगर आपके पास सीनियर सिटीजन्स है, पेरेंट्स है घर में या छोटा चिल्ड्रन है, तो अपने आप को मेडिकली इंश्योर कर दो। तो विथ दिस टू डूज, लेट्स स्टार्ट द जर्नी। अपने पूरे फैमिली मेंबर्स को बुला लो, कॉफी टेबल पे आ जाओ, कॉफी ले लो और हम ये जर्नी शुरू करते हैं। जैसे मैंने कहा, आप अपने 30s में जब आ जाते हो, सो आपकी या तो खुद की घर होती है या आपका एस्पिरेशन होता है एक नया घर खरीदने का या एक दूसरे घर में इन्वेस्ट करने का। आपके पास गाड़ी होती है या आप प्लान कर रहे हो कि क्योंकि आपकी फैमिली ग्रो हो रही है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स करने का इन व्हीकल्स में। थर्ड, आपके चिल्ड्रंस के एजुकेशन के बारे में आप सोचते हो कि कैसे उन्हें हायर एजुकेशन के लिए हम आज से सेविंग करें, जो भी बहुत जरूरी है। फोर्थ, आप एक अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन रखना चाहते हो, तो उस हिसाब से आपकी जो नीड्स हैं या आपके जो वांट्स हैं वो डिसाइड होती है कि मेरे को ये लाइफस्टाइल में मेंटेन रहना है। तो ये सारे पॉइंट्स पे आपको सोचना है, अपार्ट फ्रॉम सर्टन डिस्क्रिशनरी स्पेंड, जैसे मुझे फैमिली हॉलीडेज पे जाना है, मुझे किसी के मैरिज में जाना है, या मुझे कुछ डिस्क्रिशनरी या नॉन डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स करना है, मुझे कुछ ज्वेलरीज लेना है। बहुत सारी चीजें होती है जो आपके 30s में रहती है। सो ये सब चीजों का हम स्टेप बाय स्टेप एक आंसर देखेंगे। पहला हम स्टार्ट करते हैं, घर खरीदने का क्या सही इन्वेस्टमेंट होगा और व्हाट इज द राइट एज। जैसे मैंने अपने पहले वाले वीडियो में कहा था, इन्वेस्टमेंट इन योर 20s, कि घर आप मत खरीदना 20s में, आप एक लोन के इंटैंगल्ड या लोन में फंस सकते हो। 30s में मैं कहूंगा दिस इज द राइट एज फॉर यू टू बाय द हाउस। उसका रीजन ये है क्योंकि अगर आपने 20s में सेविंग्स चालू किया होगा या आपकी एक अर्निंग लाइफ 5-7 साल की हो गई है, तो आपके पास एक सेविंग्स होगा। तो घर खरीदने के लिए आपको मिनिमम 20 to 25% का सेविंग्स होना बहुत जरूरी है आपके घर की कीमत का। अगर आपके पास ये है, तो आप घर खरीदने के बारे में सोचना। सेकेंड पॉइंट, आप अपने आप को ओवर स्ट्रेच मत करना अगर आपको घर खरीदना है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, काफी लोग मुझे ये कहते हैं कि मैं थोड़ा सा ईएमआई ज्यादा ले लेता हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरी सैलरी आगे ग्रो होगी। ये मत करना। अगर आपकी सैलरी ग्रो होती है तो वो आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी में बिल्ड करेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आपके मंथली टेक होम सैलरी का नॉट मोर देन 30% शुड बी योर होम लोन। अगर आपका मंथली फैमिली इनकम, हस्बैंड, वाइफ, पेरेंट्स सबको मिला के समझो 1 लाख रुपए है आफ्टर टैक्सेस, तो 30,000 से ज्यादा आपको ईएमआई नहीं भरना है। इवन दो आपका ईएमआई कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द लोन, फिर भी मैं एडवाइस करूंगा 30% से ज्यादा आपको होम लोन का ईएमआई नहीं रखना है। सो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। सेकेंड, बहुत सारे लोग रियल एस्टेट में सेकेंड होम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन ईयर 30s, बिकॉज उन्हें लगता है कि वो एक एसेट क्रिएट करे। राइट स्टेप्स है, बट इसमें एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर है, लोन लेके या ज्यादा लोन लेके सेकेंड होम में इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि आप इन्वेस्ट कर रहे हो 2 चीज के लिए। एक होता है रेगुलर इनकम और दूसरा होता है रिटर्न्स, लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन। सो रियल एस्टेट इन लास्ट 5 to 7 ईयर्स में लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन नहीं दे रहा है।
अगर आप देखेंगे सेकेंड होम इन्वेस्टमेंट इन लास्ट 5 to 7 ईयर्स बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं दे रहा है, प्राइस स्टैग्नेट है। सेकेंड, अगर आपको लगता है रेंटल इनकम आपके पास आएगी तो रेंटल इनकम इज नॉट मोर देन 2%। सो मैं नहीं एडवाइस करूंगा कि आप सेकेंड होम में इन्वेस्ट करें बाय वे ऑफ टेकिंग लोन और फॉर रेंटल इनकम। हाँ, अगर आपके पास फ्री डिस्पोजेबल इनकम है, आप अपने खुद के पैसे से लेना चाहते हैं तो आप घर ले सकते हैं या ऑफिस में इन्वेस्ट कर सकते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टीज में, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी इज गिविंग यू अ बेटर रिटर्न। वहां पे आपको 8 to 9% का रिटर्न आता है और कैपिटल एप्रिसिएशन मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि कैसे हम घर खरीदने के लिए प्लान कर सकते हैं। सेकेंड, इन योर 30s द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कि चिल्ड्रंस के एजुकेशन के लिए आप कैसे सेविंग करेंगे। बहुत सारी स्कीम्स है, एक सुकन्या समृद्धि योजना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जहां पे गर्ल चाइल्ड के ऊपर काफी फोकस्ड है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और उसमें बहुत अच्छा रिटर्न्स आता है। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा उस पूरे प्रोडक्ट के बारे में। बट आपको अगर डेडिकेटेड अपने चिल्ड्रंस को हायर एजुकेशन के लिए भेजना है और इंडिया में एजुकेशन कॉस्ट है वो 10 to 15% से हर साल ग्रो हो रहा है, तो इन योर अर्ली 30s या मिड 30s द फर्स्ट थिंग कि आपको अपने चिल्ड्रंस के एजुकेशन के लिए सेव करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम द स्कीम, जैसे मैंने आपको बताया, आप चाहते हैं तो एक डेडिकेटेड म्यूचुअल फंड शुरू कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ एन SIP फॉर योर चिल्ड्रन। आप एक 15 साल के प्लान्ड SIP का इन्वेस्टमेंट कीजिए जिसमें हर महीने आप 15 to 20,000 रुपीज का सेविंग कीजिए फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। सो बाय द टाइम आपके चिल्ड्रंस को हायर एजुकेशन के लिए जरूरत होगा, आप एक बहुत अच्छा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं आप कितने पैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप हर महीने 15 से 20 हजार इन्वेस्ट करें एक लॉन्ग टर्म डेडिकेटेड इक्विटी म्यूचुअल फंड में, जिसका रिटर्न 15 to 20% के आसपास हो सकता है, ओवर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स आप मोर देन 75 lakhs का कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं, जो आपको चाइल्ड के लिए एक बहुत अच्छा कॉर्पस है इवन फॉर एजुकेशन इन अब्रॉड। सो चिल्ड्रंस एजुकेशन इज मस्ट फ्रॉम अ फाइनेंशियल प्लानिंग इन योर 30s। तो फ्रेंड्स, आई होप आप ये जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ, कॉफी के साथ, अपने पूरे फैमिली के साथ इस जर्नी को समझ रहे हैं। तो हम बात करेंगे कि आफ्टर योर होम लोन और चाइल्ड एजुकेशन लोन के बाद आपको अपनी एक लाइफ स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है, आपको अपने रिटायरमेंट प्लानिंग पे ध्यान देना है। तो क्या परसेंटेज ऑफ योर इनकम आफ्टर पेइंग योर लोन्स या लायबिलिटी आप सेव करना चाहिए। सो मेरे हिसाब से, जैसे मैंने कहा, आपके सारी EMIs इंक्लूडिंग योर होम लोन EMIs, आपकी गाड़ी खरीदने का EMI या आपने कुछ व्हाइट गुड्स खरीदा है उसका EMI, सब कुछ मिला के 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपकी मंथली टेक होम सैलरी का 40% ही आपका EMI होना चाहिए, क्योंकि ये आपको एक स्टेबिलिटी देगा और एक स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट बताएगा। अब क्वेश्चन होता है बैलेंस 60% आपके EMIs भरने के बाद उसका हम क्या करें। सो पहला, 60% में से 30% आपके नीड्स पे जाएगा, जैसे आपके चाइल्ड के रेगुलर फीस पे जा रहा है या आपकी लाइफस्टाइल मेंटेन के लिए जा रहा है, आपके हाउस होल्ड इनकम के लिए जा रहा है। तो इस हिसाब से 40% आपकी EMIs, 30% आपके रेगुलर नीड्स या हाउस होल्ड की जरूरतों के लिए जा रहा है, तो 70% यहां पे कवर हो गया है। अब आता है लास्ट का 30%, जो मैं रिकमेंड करूंगा आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में के लिए। तो अब क्या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिससे आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग सिक्योर्ड हो सके। ये जो 30% है इसका एटलीस्ट 50% शुड गो इनटू SIPs के जरिए इन म्यूचुअल फंड। सिंपल एग्जांपल देता हूं, जैसे अगर आपकी फैमिली इनकम 1 लाख रुपए है, उसका 30% आप सेव कर रहे हैं विच इज 30,000 रुपीज। ये 30,000 का 50% विच इज 15,000 रुपीज आपको इन्वेस्ट करना है एक डेडिकेटेड SIPs में इन म्यूचुअल फंड फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। आपको यह सोचना है कि आपको 20 to 25 ईयर्स के लिए रेगुलरली इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक SIP कैलकुलेटर भी दे रहा हूं, जिसके अंदर जाके आप अपना अमाउंट डाल सकते हैं और देख सकते हैं कि 25 to 30 ईयर्स के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो कितना कॉर्पस क्रिएट कर सकते हो। आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आप 20 to 25,000 रुपीज हर महीने सेव कर सके फॉर अ पीरियड ऑफ 25 ईयर्स एट अ ग्रोथ ऑफ 15 to 20%, you can create a corpus of more than 2 crores
जो एक बहुत अच्छा कॉर्पस है आफ्टर एडजस्टिंग द इन्फ्लेशन फॉर योर रिटायरमेंट प्लानिंग। सेकेंड, आफ्टर 50% जो आपने इक्विटी में डाला, बैलेंस 50%, जैसे मैंने कहा 30,000 का 50% आपने डेडिकेटेड एसआईपीज में डाल दिया 15,000, अब आपके पास बचे बैलेंस 50,000, 50% विच इज 15,000, उसको आपको इन्वेस्ट करना है इन गोल्ड। बट गोल्ड ज्वेलरीज में मत इन्वेस्टमेंट करना, आपको खरीदना है गोल्ड सॉवरिन बॉन्ड्स। मैंने एक वीडियो बनाया है, उसे जरूर देख लेना, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा कि किस तरीके से आप गोल्ड सॉवरिन बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म रिटर्न एंड टैक्स फ्री इनकम के लिए। क्योंकि गोल्ड सॉवरिन बॉन्ड से जो आपको कैपिटल गेन्स होगा या जो इनकम होगा वो टैक्स फ्री है और एग्जेम्प्टेड है। सो इस हिसाब से आपको बहुत ही सिंपल रखना है, आपके पूरे इनकम का नॉट मोर देन 40% शुड गो टुवर्ड्स सर्विसिंग योर ईएमआईज, 30% आपके हाउस होल्ड इनकम के लिए, आपकी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, लास्ट का 30% इनकम शुड गो फॉर इन्वेस्टमेंट्स, जहां पे आपको डेडिकेटेड लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टमेंट करना है इन फॉर्म ऑफ एन एसआईपी ऑफ 50%, और बैलेंस 50% आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है बाय परचेजिंग द गोल्ड सॉवरिन बॉन्ड। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं 30s में भी आपको फिक्स्ड डिपॉजिट क्यों नहीं रिकमेंड कर रहा हूं। वो इसके लिए क्योंकि मुझे लगता है फिक्स्ड डिपॉजिट एक कैपिटल प्रोटेक्शन स्कीम है, और 30s में आई एम नॉट वरीड टू मच अबाउट कैपिटल प्रोटेक्शन। मैं चाहता हूं कि आपका पैसा ग्रो हो, और म्यूचुअल और फिक्स्ड डिपॉजिट आफ्टर एडजस्टिंग द इन्फ्लेशन या टैक्स भरने के बाद बहुत ही कम रिटर्न दे रहा है। सो आपका फोकस अभी भी, अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल क्रिएट करना है, शुड बी टुवर्ड्स इक्विटी मार्केट। मैं आपको डायरेक्ट शेयर्स परचेज करने के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि शायद आपके पास उतना समय नहीं होगा कि आप एनालाइज करें, इसलिए यू कैन गो थ्रू एन असिस्टेड एसआईपी रूट, जहां पे एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स आपके पैसे की देखरेख कर रहे हैं। और नेक्स्ट, गोल्ड कह रहा हूं बिकॉज गोल्ड एक बहुत ही स्टेबल कमोडिटी है, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न देता है। आपको फैमिली के हिसाब से भी बहुत जरूरी है कि आप एक एसेट क्रिएट करें जहां पे से आपको एक रेगुलर इनकम भी आएगा ऑफ 2.5% जो आपको गवर्नमेंट देती है, और सेकेंड, लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन पे टैक्स फ्री है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने बहुत ही सिंपल एनालिसिस किया है कि इन योर 30s आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे रहा हूं फॉर एन एसआईपी कैलकुलेटर, और मेरे जो वीडियोस का जो मैंने रेफरेंस दिया है। सो कीप एंजॉयिंग दिस। नेक्स्ट फाइनेंशियल प्लानिंग के सीरीज में हम बात करेंगे हाउ टू इन्वेस्ट इन योर 40s। थैंक यू एंड बाय।